दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो बच्चों? सब बहुत बढ़िया होंगे ना। तो भाई काफ़ी दिन हो गए थे, इट्स बीन क्वाइट लॉन्ग टाइम। कुछ पढ़ाया नहीं, मैं लाइव भी कम ही आया इस दौरान, काफ़ी बिजी रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो मैं पोएम पढ़ाने वाला हूँ, एक टू समर करके है। इट वॉज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक की पोएम है। विलियम ब्लेक की हमने पहले कुछ पोएम्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब देखा जाए तो हमने लंदन पढ़ रखी है ना, लैम्प पढ़ रखी है, आई थिंक टाइगर भी बना रखी है मैंने वीडियो। तो मैंने कई वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है विलियम ब्लेक की पोइट्री पर। आज हम टू समर पढ़ेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, पोइट जनाब विलियम ब्लेक 1757 टू 1827 ये इनका लाइफ स्पैन था। ये क्या था? लाइफ स्पैन था, मतलब ये 1757 में पैदा हुई एंड 1827 में डेथ हो गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स में से कंसीडर किए जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। परंतु बदकिस्मती ये रही कि ये अपने टाइम पर लार्जली अननोन थे। इसका मतलब इतना कुछ लोग इनको जान नहीं पाए, यानी कि उस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी इनको मिली नहीं। तो अपने टाइम पे जब तक ज़िंदा थे तो लार्जली अननोन रहे, मतलब इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मरने के बाद ही मिली है। अब पोइट्री के अलावा ये पेंटिंग भी करते थे, है ना, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनकी कुछ रिनोड या फिर पॉपुलर जो लिरिकल वर्क्स हैं उनको बोल सकते हैं द लैम्प पोएम, द टाइगर, लंदन, जेरूसलम। जेरूसलम तो एक तरीके से अनऑफिशियल नेशनल एंथम ही बन गया था ब्रिटेन का, ठीक है। तो ये कुछ इनके पॉपुलर पोएम्स है। टू समर जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो भी पॉपुलर है परंतु इनके बराबर नहीं, ठीक है। अब इनके जो कुछ फेमस कलेक्शंस है पोइट्री के, पोइटिकल स्केचेस सबसे पहले आया 1783 में, देन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 में, एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में, ठीक। और जो टू समर है वो किस कलेक्शन में आया? फर्स्ट कलेक्शन पोइटिकल स्केचेस 1783 में ये पब्लिश हुई थी पोएम टू समर। ये हो गया हमारा कुछ पोइट के बारे में। चलो अब हम बेसिकली टेक्स्ट पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं। पोएम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली दिखने में सिंपल है परंतु कॉम्प्लेक्स पोएम है। बहुत ज़्यादा इमेजेस, मेटाफर्स, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया पोइट ने भर भर के। तो कॉम्प्लेक्स पोएम है, पर मैं ट्राई करूँगा कितने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ, इतना ईजी समझा सकूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओ दाओ हु पास थ्रू आवर वैलीज इन दाई स्ट्रेंथ, कर्ब दाई फियर स्टीड्स एले द हीट। अब देखो, इन वेरी फर्स्ट लाइन, पहले की पहली लाइन में ही यूज़ कर लिया है पोइट ने अपोस्ट्रॉफी। देखो, वो किसी को एड्रेस कर रहा है, किसी को संबोधन दे रहा है, तो संबोधित कर रहा है कि भाई ओ दाओ, ओ तुम। तो किसी व्यक्ति को जो कि प्रेजेंट नहीं है, एक तरह से ये बोल सकते हो। या फिर कई बार क्या होता है, किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर नेचर को जब पर्सोनीफाई किया जाता है ना, और उसको एड्रेस किया जाता है पर्सोनीफाई करके, यानी उसको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है और उसके बाद में फिर उसको एड्रेस करते हैं, उसको ऐसे पुकारते हैं, बुलाते हैं, उसको संबोधित करते हैं। तो ये जो डिवाइस होती है ना, इसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये यूज़ हुआ है पहली लाइन में, पता लग गया कि ओ दाओ, ओ तुम, किसी को बोला जा रहा है, जैसे बड़ा फैमिलियर है व्यक्ति उससे, है ना। ओ दाओ हु पास थ्रू आवर वैलीज इन दाई स्ट्रेंथ, ओ तुम जो हमारी घाटियों में से गुजरती हो अपनी शक्ति के द्वारा, इन दाई स्ट्रेंथ मतलब इन योर फुल पावर, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में तुम हमारी घाटियों से गुजरती हो। तो ये जो बात बोली जा रही है ये समर के लिए बोली जा रही है। समर को क्या कर दिया है? पर्सोनीफाई कर दिया। क्या कर दिया है? उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया, यानी मानवीकरण। उसे एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति हो, कि ओ तुम, ओ दाओ हु पास थ्रू आवर वैलीज इन दाई स्ट्रेंथ, जो हमारी वैलीज, हमारी घाटियों से गुजरती हो फुल पावर में। कर्ब दाई फियर स्टीड्स, तुम अपने जो स्टीड्स होते घोड़े, अपने घोड़ों को क्या करो? कर्ब करो, उनको थामो, उनको रोको, है ना। एले द हीट दैट फ्लेम्स फ्रॉम देयर लार्ज नॉस्ट्रिल्स, और इस गर्मी को कम करो, दैट फ्लेम्स फ्रॉम देयर लार्ज नॉस्ट्रिल्स, जो कि उनके बड़े बड़े नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में नाक के छेद, उनमें से जो फ्लेम्स, अग्नि निकल रही है। देखो, क्योंकि देखो आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास में घोड़े हैं। वो व्यक्ति शाही पर्सन है या गॉडेस है, गॉड है, इस तरह से ट्रीट करो। और उसके शाही घोड़े हैं, वो भी दिव्य हैं, वो भी दिव्य हैं, मतलब पावरफुल हैं।
तो उस तरीके से मान के चल रहे हैं कि समर एक गॉडेस है और उस गॉडेस के जो घोड़े हैं वो भी बहुत पावरफुल है, उनके नाक में से भी आग निकल रही है इस तरह से इमेज बनाई है पोइट ने। तो तुम जो अब हमारी वैलीज घाटीज में गुजरती है, इसका मतलब जब समर का टाइम आता है, जब गर्मियों का समय आता है, फुल पावर के साथ गर्मी पड़ती है, तो उसको एक गॉडेस की तरह ट्रीट कर रहा है पोइट कि तुम तो एक मतलब सर्वशक्तिमान एक देवी गॉडेस हो जिसके घोड़े भी हैं जिन पे सवार होकर तुम आती हो, और तुम्हारे घोड़ों की नाक से भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेम अग्नि निकल रही है। तो है ना, एक तरफ तो गॉडेस को बुलाया जा रहा है, उसका आगमन हो रहा है और वो फुल पावर से अपनी गर्मी यानी अपनी असर छोड़ रही है मतलब पूरे वर्ल्ड पर। एक तरफ तो उसका थोड़ा सा हार्श या डिस्ट्रक्टिव नेचर शो हो रहा है, दूसरी तरफ उससे पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है और वो अपनी हीट कम कर रही है। कहने का मतलब है वो थोड़ी सी नरम दिल की भी है कि भाई ठीक है, एली द हीट दैट फ्लेम्स फ्रॉम द लार्ज नॉस्ट्रल्स, वो एक तरह से जो उसके घोड़ों की नाक में से जो गर्मी निकल रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब क्या है कि समर के दोनों पार्ट दिखाए हैं, एक तरफ इस समर में बहुत हार्श गर्मी पड़ती है, ठीक है, और दूसरा बीच बीच में ऐसे फेजेस भी आते हैं जब समर का असर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो दाउ ओ समर ऑफ्ट पिच्ड हेयर दाई गोल्डन टेंट, कि तुम समर, समर को बार बार उसी को संबोधित कर रहा है, एक गॉडेस के रूप में ट्रीट किया है उसको, ठीक है। और समर जो तुम हो, ऑफ्ट पिच हेयर दाई गोल्डन टेंट, और तुम यहाँ पे क्या करती हो, जब इस संसार में आती हो तो तुम क्या करती हो, अपना गोल्डन टेंट, सुनहरा टेंट तान देती हो। अभी सुनहरा टेंट क्या चीज़ है, ये एक मेटाफर हो गया बेसिकली किसके लिए, सनलाइट के लिए, सनलाइट के लिए एक मेटाफर हो गया है, इट्स ए मेटाफर, ठीक है। तो गोल्डन टेंट, सुनहरा टेंट, देखो टेंट कैसा होता है कि ये एरिया कवर कर लेता है, उसके नीचे आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो जब सनलाइट पड़ती है समर्स में पूरे सब जगह सनलाइट नजर आएगी, तो वो ऐसा लग रहा है एक सुनहरे रंग का टेंट छा गया है पूरे विश्व पर, तो एक इमेज बनाइए, इट्स ए मेटाफर फॉर सनलाइट, ठीक है। एंड ऑफ्ट बीनीथ आवर ओक्स हैज स्लैप्ड, है ना। और अक्सर क्या होता है कि ओक ट्रीज, समर्स में होता क्या है, देखो जब बहुत गर्मी पड़ती है लोग पेड़ों का आसरा लेते हैं, उनकी छांव में बैठते हैं और वहाँ से नज़ारे देखते हैं गर्मी के, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है ऑफ्ट, कि अक्सर, ऑफन बीनीथ आवर ओक्स हैज स्लैप्ड, कि अक्सर जो ओक ट्री हैं उसके नीचे हम सोए हुए पाए जाते हैं। मतलब जब तुम आती हो तो तुम्हारा जब असर इतना ज़बरदस्त होता है पूरे संसार पर, तुम्हारा गोल्डन टेंट छा जाता है सब जगह, उस वक्त अक्सर हम मतलब एक तरह से सोए पाए जाते हैं अपने ओक ट्रीज़ के नीचे। वाइल वी बी हेल्ड विद जॉय, जहाँ पे हम नज़र रखते हैं, वाइल वी बी हेल्ड मतलब देखते हैं, विद जॉय आनंद के साथ में, दाई रेडी लिम्स एंड फ्लरिशिंग हेयर, तुम्हारे लाल, रेडी मतलब रेड लिम्स, तुम्हारे लाल हाथ पांव, और फ्लरिशिंग हेयर, और एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हेयर, घने बाल। अब देखो पूरी तरह समर को एक गॉडेस, एक व्यक्ति, एक महिला के रूप में ट्रीट कर दिया, ठीक है। इसमें उसके लाल पैर हैं, उसके बहुत सारे बाल हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि समर के टाइम पे, क्योंकि देखो इंग्लैंड की बात हो रही है, दिस पोएम इज ऑल अबाउट इंग्लैंड, तो बिल ब्लेक बता रहा है कि भाई इंग्लैंड में क्योंकि वहाँ पे विंटर्स बहुत हार्श होती हैं और समर को हमेशा से वेलकम किया जाता है कि जब समर आती है तो क्या होता है, स्प्रिंग और फिर समर, तो होता क्या है कि बेसिकली फूल पत्तियाँ खिलते हैं, वातावरण में ठंडक खत्म हो जाती है, लोग, गर्मी आती है, लोग बाहर निकलते हैं, अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, नेचर बहुत ज़्यादा बूम करता है, मतलब नेचर एकदम खिल उठता है। तो ये सब जो एक्टिविटी अपने यहाँ तो समर में सब बर्बाद हो जाता है, सब झुलस जाता है वहाँ का अलग सीन है। तो ये उसको एक तरह से वेलकम करते हुए बोल रहा है कि भाई जब तुम आती हो, तुम्हारे रेड लिम्स यानी रेडी लिम्स एंड फ्लरिशिंग हेयर, इसका मतलब हो गया है बेसिकली कि समर के टाइम पे नेचर पूरी तरीके से फल फूल रहा है, इसका सिंपल ये अर्थ है। ये जो रेडी लिम्स एंड फ्लरिशिंग हेयर मतलब बेसिकली यहाँ पर नेचर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फल फूल रहा है, सब बहुत एक्टिव हो गए हैं, फूल पत्तियाँ, पेड़, पक्षी, जानवर, सब, ठीक है। और ये पहले स्टैंजा, जो पहला स्टैंजा है इसमें बेसिकली समर को वेलकम किया गया एज ए गॉडेस के रूप में, और फिर उसका असर दिखाया गया कि संसार के ऊपर असर क्या पड़ता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में, अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं फ्लो में कई बार भूल जाता हूँ, इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हो तो आप लोग खुद सर्च कर लेना, बाकी मैं इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का वीडियो बनाऊंगा तब मार्क करवा दूंगा। जैसे वाइल वी में एलिट्रेशन था, ठीक है, क्या था, एलिट्रेशन, क्योंकि वे साउंड का रिपीटिशन हो रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, वे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। वाइल वी बी हेल्ड, और देखो बेसिकली इसमें और तो कोई स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है, बट क्या होता है कि एक बार मैं फ्लो में पढ़ जाता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।
बीनीथ आवर थिकेस्ट शेड्स वी ऑफ्ट हैव हर्ड। अब देखो, बीनीथ आवर थिकेस्ट शेड्स, अब पोइट बोल रहा है कि हमारे जो थिकेस्ट शेड्स हैं, यानी जो घने पेड़ हैं जहाँ पे छाया में हम बैठते हैं, छायादार जो जगह होती है, थिकेस्ट शेड्स, वी ऑफन हैव हर्ड दाई वॉइस, उसके नीचे अक्सर हमने तुम्हारी आवाज़ को सुना है, मतलब वहाँ बैठकर अक्सर हमने तुम्हें सुना है। देखो, समर को सुना है, इसका मतलब समर में होने वाली नेचुरल एक्टिविटीज़ को सुना है, देखा है, उन आवाज़ों को फील किया है जो समर में एक्टिव हो जाती हैं। बेसिकली उनके लिए बोला जा रहा है कि जब तुम्हारी घनी छाँव के अंदर हमने अक्सर बैठ के तुम्हारी आवाज़ को सुना है। When noon upon his fervid car rode over the deep of heaven beside our springs sit down and in our mossy valleys on some bank beside a river clear through thy silk draperies of and rush into the stream। पूरा एक ही सेंटेंस, पूरी मतलब फ्लो में चल रहा है एकदम देखा जाए तो देखो, हाँ, वैन नून अपॉन इज फॉरवर्ड कार, जब नून, अब देखो नून को भी एक तरह से पर्सोनिफाई कर दिया अलग से, नून का भी क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसको भी मानवीकरण कर दिया। कोई व्यक्ति है नून, जो कि जैसे कि मतलब ऐसा ट्रीट किया जाए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कि नून अपॉन इज फॉरवर्ड कार, फॉरवर्ड मतलब बर्निंग, जलती हुई, जब दोपहर अपनी जलती हुई कार में बैठकर राइड करते हुए आता है, ठीक है, रोड ओवर द डीप ऑफ हेवन, डीप ऑफ हेवन यानी स्वर्ग, हाई स्काई यानी हाई स्काई में वह अपनी जलती हुई कार के ऊपर सवार होकर गुजरता है। कौन? नून, दोपहर। समर्स में होता क्या है कि सूरज एकदम सिर के ऊपर पहुंच जाए और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो नून के टाइम पे सबसे गर्मी पड़ती है दोपहर में, तो ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नून अपनी जलती हुई कार में, ये मेटाफर हो गया एक तरीके से, है ना, कि जलती हुई कार, नून की जलती हुई कार, नून को तो पर्सोनिफाई कर दिया, और जलती हुई कार क्या है, बेसिकली उसकी हीट, बेसिकली क्या है, हीट को बोला गया है, हीट को जलती हुई कार बोला गया है, इसलिए ये हो गया मेटाफर। ये क्या है? मेटाफर है कि वह नून अपॉन हिज फॉरवर्ड कार रोड ओवर द डीप ऑफ हेवन, जब नून अपनी जलती हुई कार में सवार होके दोपहर को मतलब आसमान में से गुजरता है, यानी जब दोपहरी पड़ती है, सिंपल से ये वर्ड है, इसका अर्थ ये है कि जब दोपहरी पड़ती है, फुल फ्लो में होती है, फुल पावर के साथ में दोपहरी पड़ती है, बिसाइड आवर स्प्रिंग सिट डाउन, तो अक्सर हम लोग पाए जाते हैं, बेसिकली हम झरनों के आसपास बैठे हुए होंगे, ठीक है, एंड इन आवर मोजी वैलीज, और हम क्या होते हैं, मोजी वैलीज़ का मतलब हो गया कि जो घाटियाँ हैं जिनमें काई जम गई है, यानी कि जो हरी हरी नहीं होती है काई, एल्ग, तो वो जम गई है भाई, तो हम अपनी घाटी, क्योंकि देखो बेसिकली क्या बता रहा है, उसने बताया कि जब इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है तो आवर स्प्रिंग्स बिसाइड आवर स्प्रिंग सिट डाउन दाई वॉइस, अब देखो वापस रिपीट करता हूँ, बीनीथ आवर थिकेस्ट शेड्स वी ऑफन हैव हर्ड दाई वॉइस, ठीक है, व्हेन नून अपॉन इज फॉरवर्ड कार रोड ओवर द डीप ऑफ हेवन बिसाइड आवर स्प्रिंग्स, तुम्हारी वॉइस कहाँ का सुनी हमने, छाया में बैठ के, बिसाइड आवर स्प्रिंग्स सिट डाउन, हम बैठते हैं बेसिकली अपने झरनों के पास में, क्योंकि गर्मी पड़ रही है इसलिए वहाँ ठंडक मिलती है, और वहाँ तो प्रकृति की समर्स के टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ होती है सब सुनने को मिलती है, एंड इन आवर मोजी वैलीज, और साथ में हम घाटियों में भी जहाँ पर काई छाई हुई वहाँ पर भी मिल जाएंगे, वहाँ भी हम अक्सर तुम्हें महसूस करते हैं, ऑन सम बैंक बिसाइड ए रिवर वैली, और कहाँ पर महसूस करते हैं समर को, किसी क्लियर रिवर, कोई साफ क्लियर रिवर है, साफ नदी है, उसके बैंक, उसके किनारे के पास बैठ के, थ्रो दाई सिल्क ड्रेपरीज ऑफ, और तुम्हारी जो मतलब सिल्क की ड्रेपरीज, ड्रेपरीज बेसिकली पर्दा होता है, उसको हम उतार फेंकते हैं, तुम्हारे पर्दे को हम उतार फेंकते हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी गर्मी को, तुम्हारा जो असर है उसको उतार फेंकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, रश इनटू द स्ट्रीम, झरने में कूद पड़ते हैं बेसिकली मतलब जब गर्मी का उसमें बताया कि गर्मी जब फुल फ्लो में होती है तो हम गर्मी को कहाँ कहाँ फील करते हैं, पहली बात तो हम कहाँ जाते हैं, स्प्रिंग्स के वहाँ जाएंगे, छायादार जगह पर बैठेंगे, मोसी वैलीज़ में, रिवर, हर जगह समर को फील किया जाएगा, समर के इफेक्ट को, समर के टाइम पे नेचर कैसा हो जाता है, उसकी साउंड्स को, है ना, उन सबको हम फील करते हैं, और एंड में हम क्या करते हैं, तुम्हारी ड्रेपरीज यानी तुम्हारे पर्दों को, यानी तुम्हारे सिल्क रूपी पर्दे, सिल्क ड्रेपरीज, और तुम्हारे सिल्क के ड्रेपरीज यानी कि बेसिकली तुम्हारी सनलाइट, सिल्क ड्रेपरीज जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये सनलाइट के लिए इस्तेमाल किया है, ये इट्स ए मेटाफर अगेन, है ना, ये क्या है, ये भी मेटाफर है सनलाइट के लिए, तो उसको हम उतार फेंकते हैं, रश इनटू द स्ट्रीम, और सीधे झरने में कूद जाते हैं। अवर वैलीज लव द समर इन हिज प्राइड, और हमारी जो वैलीज है ना उनको बहुत पसंद आती है समर इन हिज प्राइड, मतलब समर अपने जब फुल फ्लो में, फुल पावर में होती है, पूरी चरम सीमा पर होती है, एट द पीक आवर्स में बोल सकते हैं, समर जब पीक पर होती है तो हमारी घाटियों को ये बहुत भाती है, क्योंकि पूरा नेचर खिल उठता है उस दौरान, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं,
हाँ, आवर बर्ड्स आर फेम्ड हु स्ट्राइक द सिल्वर वायर। आवर बर्ड्स आर फेम्ड, बर्ड्स यहाँ पर बेसिकली पोएट्स को बोला जा रहा है, सिंगर्स को बोला जा रहा है, आर्टिस्ट को बोला जा रहा है, ठीक है, कि हमारे बर्ड्स आर फेम्ड हु स्ट्राइक द सिल्वर वायर, कि हमारे कवि, हमारे सिंगर्स बड़े ही प्रसिद्ध हुए, हु स्ट्राइक द सिल्वर वायर, जिन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाया बेसिकली, है ना। अब एक्चुअल में ये जो स्टैंजा है ना आखिरी वाला, इस स्टैंजा के कई मीनिंग हो सकते हैं। मैं इसको लेके चलूँगा किसके कंटेक्स्ट में, कॉलोनियलिज्म के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड अपना साम्राज्य फैला रहा था दूसरे देशों में, तो उस कंटेक्स्ट में मैं लेके चलूँगा कि पोएट क्या सोचता है। देखो क्या बोल रहा है, आवर बार्ड्स आर फेम्ड हु स्ट्राइक द सिल्वर वायर, जिस हमारे मतलब वो बोल रहा है कि हमारे कवि इतने महान रहे हैं, जिसने भी मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट उठा लिया ना वो सब फेमस हुए हैं, यानी हम वो उतने टैलेंटेड थे बेसिकली कि वो सब के सब पॉपुलर हुए, जिन्होंने भी अपना एक तरह से सिल्वर वायर मतलब इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, राइटर है तो पेन मान लो, म्यूजिशियन है तो अपना इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मान लो, ठीक है। तो जिसने भी अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना टैलेंट, जिसमें उसकी महारत हासिल है, वो उसको टैलेंट को यूज़ किया उस फील्ड में, तो बेसिकली वो फेम्ड, वो पॉपुलर हो गया। आवर यूथ आर बोल्डर देन द सदर्न स्वेन्स, सदर्न स्वेन्स, सौ, इसमें क्या है, एलिट्रेशन है, क्या है, एलिट्रेशन, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीटेशन रहा उसका, ठीक है। आवर यूथ आर बोल्डर देन द सदर्न स्वेन्स, कि दक्षिण के जो स्वेन्स हैं, यानी स्वेन्स का मतलब होता है यंग लोग, गाते बजाते घूमते मौज मस्ती करते, तो दक्षिण के जो लोग हैं ना उनसे ज़्यादा बोल्ड हैं हमारा यूथ। यहाँ पे बोल्ड का मतलब कह सकते हैं ब्यूटीफुल, करेजियस, दोनों चीज़ आएंगी। तो ये साउदर्न स्वेन्स किसको बोल रहा है, उन देशों की बोला जा रहा है जिन देशों पे एक तरीके से कब्जा हो रखा है इंग्लैंड का और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि उनके मुकाबले हमारा जो यूथ है ना वो ज़्यादा सुंदर है, वो ज़्यादा बोल्ड है। आवर मेडन्स फेयर इन द स्प्रैटली डांस, हमारी जो लेडीज़ है ना वो ज़्यादा फेयर, गोरी हैं, सुंदर हैं इन द स्प्रैटली डांस, और जब वो नाचती हुई प्रतीत होती है, नाचती है, डांस करती है पूरे स्पिरिट, पूरे मज़े के साथ में, वो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा गोरी नज़र आती हैं। वी लैक नॉट सॉन्ग्स, हमारे यहाँ गानों की कोई कमी नहीं है, नॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जॉय, ना ही आनंद के मतलब आनंद इंस्ट्रूमेंट्स जो आनंद में बजाते हैं हम लोग, ना उनकी कोई कमी है, नॉर एकोज स्वीट, ना ही स्वीट साउंड्स की कोई कमी है। मतलब एनवायरनमेंट भी इस तरह का है कि आपको एकोज, बेसिकली नॉर एकोज स्वीट का मतलब यहाँ पर ये मान लो आप ताने, ट्यून्स, ठीक है। नॉर वाटर क्लीन एज हेवन, और ना ही साफ़ पानी की कोई कमी है, बिल्कुल वाटर इतना क्लीन है जैसे कि हेवन, स्वर्ग है। तो ये क्लियर वाटर जो है ना उसको कंपेयर किया गया स्वर्ग से, तो ये सिमिली हो गई। एज इस्तेमाल किया ना, एज या लाइक इस्तेमाल करके कंपैरिजन करते हैं, सिमिली हो गई कि साफ़ पानी को किससे कंपेयर किया है, स्वर्ग से। जैसे कि स्वर्ग साफ़ सुथरा है वैसे पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है हमारे यहाँ। नॉर लॉरल रेट्स अगेंस्ट द सल्ट्री हीट, और ना ही हमारे किस चीज़ की कमी है, ना ही लॉरल एक तरह का पौधा होता है, उसकी रेट्स मतलब उसकी माला बना देते, ताज बना देते हैं अगेंस्ट द सल्ट्री हीट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सल्ट्री मतलब होता है ह्यूमिड, गर्मी, नमी से भरी हुई गर्मी, सल्ट्री हीट मतलब नमी से भरी हुई ह्यूमिडिटी वाली गर्मी, है ना। तो जब ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ती है उससे बचाव करने के लिए हमारे पास में लॉरल के पत्ते से बनाई गई जो एक तरह से सिंहासन बनाते हैं, सिर में टोपी बना लेते हैं एक तरह से, यानी कि कैप बन जाती है, हैट, उस हैट की भी कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, लॉरल रेट्स की कोई कमी नहीं है, हम जितनी चाहे उतनी हैट्स बना सकते हैं, हम गर्मी से बच भी सकते हैं। ये क्या था बेसिकली, देखो वो समर की बात करते करते ये कहाँ आ गया, ये क्या बात करने लग गया है पोएट, ये इंटरेस्टिंग है जानना। अब देखो उसने समर बोला है, ऊपर 2 स्टेंजाज में समर का डिस्क्रिप्शन, समर का इफेक्ट आ गया है, इसको तीसरे वाले स्टेंजा जो है ना इसको भी समर से लिंक कर सकते हो कि समर के टाइम पे हमारे कवि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पॉपुलर हो गए वो, हमारा यूथ बहुत बोल्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है किसी भी दूसरे यूथ के मुकाबले, किसी दूसरे देशों के मुकाबले, हमारी मेडन ज़्यादा सुंदर नज़र आती है, डांस करती हुई नज़र आती है हमारी औरतें, लेडीज़, मेडन का मतलब कुंवारी लड़कियाँ, है ना। हमारे यहाँ कोई गानों की कमी नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी नहीं, तानों की कमी नहीं, और बेसिकली वाटर बहुत क्लियर है हेवन की जैसे, और गर्मी से बचने के उपाय भी हमारे पास में लॉरल रीड्स हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारा माना ये बात ठीक है, परंतु एक्चुअल में जो हिडन मीनिंग है ना वो यही है कि पोएट अपने कंट्री की लोग, अपनी कंट्री की रिसोर्सेज को कंपेयर कर रहा है उन कंट्रीज से जो सदर्न कंट्रीज़ है। बेसिकली सदर्न कंट्रीज़ का मतलब यहाँ पे है जो अनडेवलप्ड है, जो विकसित नहीं है, यानी कि जो जिन कंट्रियों पे इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन देशों का कब्जा हुआ, तो यहाँ वो कॉलोनियलिज्म को एक तरह से दर्शा रहा है, वो इस चीज़ को अच्छा बता रहा है कि हम लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं इन लोगों के मुकाबले जो हमारे अंडर में है एक तरीके से। तो समर जो है ना, समर एक तरह से बोल सकते हो कि अच्छा समय इनके लिए, तो उस वक्त इंग्लैंड का अच्छा समय चल रहा था, उसका विभिन्न देशों पे, इंडिया पे, इन सब पे कब्जा हो गया था,
और वो यहाँ से रिसोर्सेज सोना चांदी सब लूट लूट के जा रहे थे और वो बहुत अमीर होते जा रहे थे, तो उनका समर टाइम चल रहा था वो, ये मान लो आप। तो ये जो आखिरी स्टैंजा है ना, इसको ऐसे लिंक कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड का समर टाइम चल रहा था, यानी अच्छा समय चल रहा था उस वक्त, ये उसको भी दर्शा रहा है इस आखिरी स्टैंजा की हेल्प से। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि समझ आ जानी चाहिए आपको पोएम। अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई, मैं ट्राई करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो ये तो अपनी पोएम हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, सी यू सून। और हाँ, ये बताना मुझे कि मैंने काफ़ी लोगों ने कंप्लेन किया था पहले कि भाई सर साउंड अच्छी नहीं आ रही है, माइक चेंज करो। मैंने माइक चेंज किया है अब, तो आवाज़ कैसी आ रही है बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।